मंच पर उपस्थित नेशनल एससी रिजर्वेशन परिरक्षण समिति के अध्यक्ष श्री शैलम जी, सीनियर पॉलिटिकल लीडर विवेक जी, सीनियर एकेडमिक थिंकर प्रोफेसर मुरली एंड प्रांत के सामाजिक समरसता के अध्यक्ष और दलित संबंधित मुद्दों पे लगातार निर्भयता के साथ अपनी बातों को रखने वाले वामसी तिलक जी। मित्रों, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज पूरा देश संत रविदास जी की 600 और 700 के बीच में, अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है इस पे, बिहार में लोग 650वीं जयंती मना रहे हैं, 650th एनिवर्सरी ऑफ संत रविदास। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको जानना बहुत आवश्यक है। अभी मैं प्रोफेसर मुरली की बातों को सुन रहा था, उन्होंने कहा जानबूझ के डेलिबरेटली दलितों के कंधों पे बंदूक रख करके ऐसे ऐसे नैरेटिव खड़े करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आप लोगों के सामने, कुछ एक ऐसा तबका है, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, भारत तोड़ो शक्तियां, जिसके लिए सिर्फ एक चीज चिंता का विषय है, हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारी एकरूपता। हमारी संस्कृति हमारी शक्ति है, हमें समझना चाहिए। आखिर ऐसा क्या है जो संत रविदास जी वाराणसी में पैदा हुए, उनके कविताओं का गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंगित है, उनकी जयंती यहां मना रहे हैं हम लोग। सोमनाथ चटर्जी स्पीकर हुए थे लोकसभा के यूपीए के समय, उनका जन्म पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन सोमनाथ जो कि गुजरात में है उस पर उनका नाम रखा जाता है। हमें इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, जो हमारी एकता है, एकरूपता है, सांस्कृतिक समानता है, वो एक है। संत रविदास जी के बारे में हम जितना पढ़ें, जितना समझें, उतना कम है। एक ऐसा संत जो कि मध्यकालीन समाज में था, मिडिवल टाइम्स में जैसा कि हम जानते हैं इस्लामिक इन्वेडर्स का शासन हुआ करता था, और तब कट्टरपंथ के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, रैडिकल प्रैक्टिस के खिलाफ इस संत ने आवाज उठाई। आज भी कोई हिम्मत करता है क्या? ये तो तब मिडिवल सोसाइटी की बात है, मध्यकालीन समाज की बात है। आज 21वीं सदी में जहां पे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म, इसको आर्टिकल ऑफ फेथ माना गया है कि यही जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करता है, जो नई वैश्विक व्यवस्था है उसको शेप करता है। लेकिन आज भी फ्रांस जैसे देश में कट्टरपंथ के खिलाफ बोलने पे प्रोफेसर सैमुअल पेटी की हत्या हो जाती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे तो कल्पना से परे है, कि तब जब इन लोगों का शासनकाल था, तब एक ऐसा संत आता है सीमांत समाज से, वंचित समाज से, और वो ऐसे रेडिकल प्रैक्टिस के खिलाफ, कट्टरता के खिलाफ, इंडोक्ट्रिनेशन के खिलाफ आवाज उठाता है। अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग, was a man ahead of his times, a man with vision, a man with imagination। कोई भी संत, उनकी काल्पनिक क्षमता होती है। इसीलिए हम लोग जितना नमन करें, जितना श्रद्धांजलि अर्पित करें, उतना कम होगा। हमें एहसास होगा इस बात का, जैसा मैंने कहा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज हम सबका सौभाग्य है कि हम उनको स्मरण कर रहे हैं। और सिर्फ स्मरण करने मात्र से नहीं होगा, सिर्फ याद करने मात्र से और पुष्पांजलि से नहीं होगा, अपने व्यवहार में उनको उतारना होगा, उनकी वाणी को उतारना होगा। ऐसी बहुत सारी उनकी कविताएं हैं। हम जानते हैं संत रविदास जी मोची समाज से, जो शूकीपर समाज होता है। आज सुबह एक सामाजिक कार्यक्रम में बड़ा अच्छा प्रयास था, उनको सम्मानित किया गया। पिछले 300, 400, 500 वर्षों में डिग्निटी ऑफ लेबर, जो काम है उसको आप डिग्निटी से जोड़ के देखने लगे। कोई काम छोटा नहीं होता है।
आप में से बहुत लोग वेस्टर्न कंट्रीज गए होंगे, यूरोप गए होंगे, यूएस गए होंगे, इंग्लैंड गए होंगे, वहां सबका सम्मान है। लेकिन जानबूझ करके जो बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने ये नैरेटिव खड़ा किया कि डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए। जो काम सीमांत समाज के थे, जो काम वंचित समाज के थे, वो चाहे लोहे का काम हो, चमड़े का काम हो, हम लोगों ने छोड़ दिया या छुड़वा दिया गया। और आज वही लोहे का काम टाटा करता है तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाता है, वही चमड़े का काम बाटा करता है तो बहुत बड़ा उद्योगपति हो जाता है। इसलिए किसी भी काम को छोटा नहीं समझना मित्रों। रविदास जी के जीवन से हमें यह भी सीख मिलती है, यह बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि सीमांत समाज से आने के बाद भी एक व्यक्ति की काल्पनिक क्षमता कितनी हो सकती है, उसका विजन, उसका इमेजिनेशन, वो बंधनों में नहीं रह सकता है। जानबूझ करके आपको एक ऐसा जहर दिया गया, हम हे दृष्टि से दिखने लगे। आप जाइए वेस्टर्न सोसाइटी में एक वेटर का भी उतना ही सम्मान है जितना कि होटल के मालिक का। विवेक जी बैठे हैं यहां, विवेक जी का अनुभव होगा। द रेस्पेक्ट विच दे गेट, इट्स अनइमेजिनेबल इन आवर सोसाइटी। तो आज जैसे मौके होते हैं जब हम महापुरुषों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, तो उनकी आइडियाज से, उनके आदर्शों से, उनके जीवन से अगर हम प्रेरणा लेने में असफल होते तो ऐसे कार्यक्रमों का कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ है। फिर ये बहुत आवश्यक है कि हम यथार्थ का सामना करना सीखें। मैं देखता हूं हम यथार्थ से दूर होते जा रहे हैं। एक, जैसा कि कविता के माध्यम से रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सबको संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। अगर इन पंक्तियों को सही में कोई संगठन चरितार्थ कर रहा है तो वो आप समझते हैं कौन सा संगठन है, कौन सा राजनीतिक संगठन है, तो अंत्योदय की बात करता है। अंत्योदय में सब, अंत्योदय का अर्थ सरल शब्दों में, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये प्रतिबद्धता है, ये कमिटमेंट है, ये हृदय से आता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? हम सबको समाज के रूप में आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, अपने आप से यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतिहास के पन्नों से इनको मिटा दिया गया या इनको इतिहास के पन्नों पे फुटनोट पे रखा गया? क्या इसलिए क्योंकि ये सीमांत समाज से आते थे? क्या इसलिए क्योंकि ये वंचित समाज से आते थे? और ये लगातार हुआ है। संत रविदास जी एक उदाहरण है। महाराष्ट्र में संत चोखा मेला, जनाबाई, सोयाराबाई, ये भी वंचित समाज से आते थे। लेकिन जो बात इन्होंने किया, जो इन्होंने जीवन जिया, उससे दिखता है कि एकता, समरसता, समता, समानता ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, इसको जीना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों को नमन करना, उनका स्मरण करना हमारे लिए एक आवश्यकता है। अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गालियां देगी। जानबूझ करके हमें अपना इतिहास का बोध ना हो, हम सम्मानित महसूस ना करें अपने इतिहास के इन आइकॉन से, उनको मिटाने का प्रयास किया गया। सिर्फ संत रविदास ही क्यों, आप थोड़ा आगे आइए इतिहास में, जितने भी वंचित समाज और दलित समाज के आइकॉन्स हैं, बाबा साहेब अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, इनका अद्भुत जीवन था। बाबा साहब के बारे में हम सबने पढ़ा है। जानबूझ करके उनको एक समाज के नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, और ये करके उनका जो वैमनस्य, जो जीवन था उनका, अद्भुत था। इकोनॉमिस्ट, फॉरेन पॉलिसी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये सब एस्पेक्ट जानबूझ के हमारे सामने नहीं आते हैं। बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम ही एकमात्र ऐसे सांसद रहे जिनके नाम अभी भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है। वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्लियामेंटेरियन। ये इतिहास में दर्ज है। आज तक पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा जननेता नहीं हुआ तो लगातार 50 वर्षों तक संसद में रहा हो और चुनाव जीत करके
लेकिन भुला दिया गया उनको। क्या एजेंडा था, क्या प्रोपोगेंडा था? वो आदमी इस देश का उप प्रधानमंत्री बनता है। उस आदमी के नेतृत्व में 1971 की लड़ाई होती है। और आप तब के अमेरिकन डिप्लोमेटिक पेपर्स पढ़ेंगे। अमेरिका के एक डिप्लोमेट हुआ करते थे, गैरी बास। उन्होंने अपनी पुस्तक ब्लड टेलीग्राम, जो कि 1971 की लड़ाई पर आधारित है, उन्होंने बोला है, बाबू जगजीवन राम इज द मोस्ट हॉकिश डिफेंस मिनिस्टर। उनसे ज्यादा सफल रक्षा मंत्री आज तक कोई नहीं हुआ। लेकिन दुर्भाग्य देखो, भुला दिया गया उनको। लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्लियामेंटेरियन, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिफेंस मिनिस्टर। बाबूजी जब रेल मंत्री थे मित्रों, तो उन्होंने एक नया प्रयास किया जातिवाद से लड़ने के लिए। उन्होंने हर रेलवे प्लेटफॉर्म पे पानी पांडे नाम के पोस्ट क्रिएट की, एक नौकरी का अवसर प्रदान किया, और पानी पांडे पे मैक्सिमम दलित समाज के लोगों को रिक्रूट किया। प्लेटफॉर्म पे लोग आते थे, अफसर आते थे। अब कौन से समाज का व्यक्ति पानी पिला रहा है? वो तो प्यासा है। पानी पांडे पानी पिला रहा है, और उसमें मैक्सिमम दलित समाज के लोग हैं। ये विचार देखो आप, ये दूरदर्शिता देखो आप। कौन कल्पना कर सकता है? आज भी हम सबको प्रयास करना चाहिए, और मैं आभारी हूं कि बाबू जगजीवन राम, बिहार में शायद उनको इतना स्मरण नहीं किया जाता है जितना मैंने यहां देखा है। जो व्यक्ति राजनीतिक जीवन में है, वो जब तक जीवित है तब तो किसी पार्टी का होता है, लेकिन उसके स्वर्गवास होने के बाद वो संपूर्ण समाज का हो जाता है। बाबू जगजीवन राम संपूर्ण समाज के हैं, बाबा साहेब संपूर्ण समाज के हैं। लेकिन जानबूझ करके हमारे इतिहासकारों ने, जिनका क्या एजेंडा था, एक ही परिवार को सारा श्रेय दे दो, उस परिवार के समक्ष और कोई टिके ही ना। अंततोगत्वा बाबूजी को भी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनानी पड़ी, कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। तब वो उप प्रधानमंत्री बनते हैं, शिव नारायणी संप्रदाय से आने वाले। उन्होंने कहा कि अगर मेरे घर में कोई समस्या है तो उसका निपटारा घर में ही होगा, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। उनके अंतिम सांसों तक उनके घर में तुलसी का पौधा था, और हर रोज इंद्रानी देवी जो इनकी पत्नी थी, उस तुलसी के पौधा में पानी डालती थी। भाई शक्ति कहां से आती है? एहसास होना चाहिए इसका। दोस्तों, ये क्षेत्र, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, किसी भी ऐसे स्कॉलर को या एक्टिविस्ट को जो कि दलित मुद्दों पे काम करता है, उसके लिए ये भूमि पवित्र भूमि है। देश को पहला दलित समाज का मुख्यमंत्री देने वाला आंध्र प्रदेश, दामोदरन संजीवैया। देश को पहला दलित समाज का लोकसभा अध्यक्ष देने वाला जीएमसी बालयोगी, आंध्र प्रदेश। देश को किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देने वाला आंध्र प्रदेश, बंगारू लक्ष्मण जी, श्रुति गारू बैठी है यहां पे, मैं प्रणाम करता हूं आपको। ये भूमि हर सरकार के बजट में एक एससी एसटी सब प्लान होता है, वो कंपोनेंट होता है जो पूर्णतः जिसका पर्पस होता है वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज। पुरानी सरकार, शीला दीक्षित की सरकार थी, उन्होंने इस फंड को डाइवर्ट कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के समय पुल बना दिया, और आर्गुमेंट क्या देती हैं? आर्गुमेंट ये देती हैं कि इस पुल पे तो सब चढ़ेंगे, सब समाज के लोग चढ़ेंगे। तो इस प्रकार से एससी एसटी ट्राइबल सब प्लान कंपोनेंट जो बजट का है, उसका डाइवर्जन ना हो, तो देश में सबसे पहले किसी स्टेट में कानून बना इस डाइवर्जन को रोकने के लिए, तो वो आंध्र प्रदेश। ये खूबियां, यहां की चेतना। गुर्रम जशुआ के बारे में पढ़ रहा था मैं। गुर्रम जशुआ स्वामी विवेकानंद उनसे प्रभावित थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थे। उनकी कविताओं में वो क्रांति का भाव है।
उनकी कविताओं में वो एकता का भाव है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान पीढ़ी नहीं जानती है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने खुर्रम जशवा का नाम सुना है? हाथ खड़ा करिए प्लीज। लगभग 50% लोग हैं। समझना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, गलती किससे हुई, कहां हुई। दोस्तों, बाबा साहेब ने 3 चुनौतियां दी थी। उन्होंने कहा था ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जब हम गणतंत्र बने, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। एक ऐसे जीवन में हम प्रवेश करने वाले हैं जहां अंतर विरोध होगा। वी विल हैव इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स। राजनीति में तो एकता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में एकता नहीं होगी। राजनीतिक जीवन में तो वन मैन वन वोट का आधार होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन की चिंता कौन करेगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। पिछले 7 दशकों में एक लंबी यात्रा हुई है। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी से एक बड़े वर्ग को लाभ हुआ है। उस लाभ का ही स्वरूप है जो हम लोग यहां हैं। लोग कहते हैं, मेरे बहुत सारे अन्य समाज के लोग कहते हैं कि भाई आपको क्या आवश्यकता है आरक्षण की, आप तो खुद पढ़े। मैं साधारण सी बात कहता हूं, आप 10th जनरेशन हो, 10वीं पीढ़ी हो जो पुस्तक देख रहे हो, मैं दूसरी पीढ़ी हूं जो पुस्तक देख रहा हूं, तो क्या मुकाबला करते हो आप दूसरी पीढ़ी और 10वीं पीढ़ी का? हमारा समाज पहलवानी करता आया है, आओ पहलवानी करो हमसे। 10th जनरेशन की लड़ाई 2nd जनरेशन से होगी क्या? सोचना चाहिए, पूछना चाहिए। एक लंबी यात्रा जरूर तय की है, एक लंबी यात्रा और तय करनी है। कोई भी आंकड़ा उठा के देखो आप, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, 2007 से 2017 के बीच में 66% का बढ़ोतरी हुआ है दलित समाज के अगेंस्ट एट्रोसिटीज में। कौन जिम्मेवार है? हु इज आंसरेबल? एजेंडा वाले लोग तो तुरंत बोल देंगे कि भाई फलाना राजनीतिक पार्टी है, फलाना सामाजिक संगठन है। हम सबको एक साथ इस विषय पे सोचना चाहिए। मेरिट की बात होती है। एक बहुत अच्छी स्टडी आई है, सुखदेव थोराट जी की स्टडी थी। उन्होंने कहा, उन्होंने 10 बायोडेटा शेड्यूल कास्ट के लड़कों का निकाला और 10 बायोडेटा जनरल कैटेगरी के लड़कों का निकाला। लगभग सेम मार्क्स थे, अलग अलग कंपनियों में भेजा। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, सेम मार्क्स होने के बावजूद भी इंटरव्यू का कॉल लेटर सिर्फ सामान्य वर्ग के छात्रों के पास आया। किस मेरिट की बात करते हैं आप? ये मेरिट जो है बहुत रिलेटिव है, कॉन्टेक्चुअल है। एक बहुत अच्छी पुस्तक आई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के प्रोफेसर आर वैद्यनाथन, उन्होंने लिखा है, एक पतली पुस्तक है, मैं आग्रह करूंगा अपने युवा मित्रों से उसको जरूर पढ़ें आप। कास्ट एज अ सोशल कैपिटल, जाति एक सामाजिक पूंजी कैसे है। उदाहरण देते हैं वो, राजस्थान में पालनपुर जैन का एक समूह है, कम्युनिटी है। आपको जान के आश्चर्य होगा, इस पालनपुर जैन समाज का कब्जा ग्लोबल डायमंड ट्रेड पे 80% तक का है। 80%। समाज के अंदर ही, परिवार के अंदर ही एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू स्किल, एक्सेस टू लेबर, ये सब परिवार के अंदर घूमता रहता है। ये सामाजिक पूंजी है, ये सोशल कैपिटल, जो अभी हमारे समाज को खड़ा करना है, बनाना है। और मैं आभारी हूं एससी रिजर्वेशन परिरक्षण समिति पिछले 11 वर्षों से लगातार ऐसे कार्यक्रम करके हम सबको जोड़ते आई है। हर संभव प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। अगर ये सेंस ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी नहीं आएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। आज भी हम समझते हैं, तुरंत लोग कह देते हैं कि भाई आरक्षण आरक्षण आप बहस कर रहे हैं, जाति के विषय पे कोई व्यक्ति बात करेगा तो आरक्षण की ही बात करेगा। भाई आजादी के बाद 70 साल होने को, 75 साल हो जाएगा 2022 में। कैबिनेट सेक्रेटरी का पोजीशन होता है, विच इज कंसिडर्ड द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द आईएएस ऑफिसर।
आज तक एक भी दलित समाज का व्यक्ति कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बना है. नॉट अ सिंगल दलित हैज बीन बिकम अ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफिसर टिल नाउ इन द लास्ट 7 decades. फॉरेन सेक्रेटरी, कोई दलित समाज का व्यक्ति फॉरेन सेक्रेटरी नहीं बना है, विदेश सचिव नहीं बना है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन बने थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारी कितनी संख्या है आप सब भली भांति जानते हैं. बार में भी और बेंच में भी 55-56 परिवारों का कब्जा है. वो परिवारवाद आपको नहीं दिखता, वो नेटवर्क आपको नहीं दिखता. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल. वो भी सामाजिक पूंजी का ही एक अंग है. इसीलिए आवश्यकता है अभी हम सबको साथ आने की, हम सबको साथ सोचने की, हम सबको साथ अध्ययन करने की. ये कुछ कठिन प्रश्न है, अपने आप से पूछना होगा. और ऐसे मौके होते हैं. संत रविदास जी को नमन भी करेंगे और समाज से संबंधित मुद्दों पर, विषयों पर चर्चा भी करेंगे. इस चर्चा से ही तो कुछ निकल के आएगा, इस मंथन से ही तो कुछ निकल के आएगा. कुछ पुस्तकें आप पढ़ेंगे, इन बातों को आगे बढ़ाएंगे, इन विचारों को आगे बढ़ाएंगे. कार्यक्रम करने का ध्येय यही होता है. प्रोफेसर मुरली कह रहे थे, एक ऐसा वर्ग जो लगातार इस चिंता में लगा हुआ है कि कैसे सीमांत समाज को, वंचित समाज को इस उत्पीड़न के बहाने विखंडन की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश करें. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे संस्कृति में ही ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो बताता है कि आप चाहे जितने प्रयास करो. रामायण का प्रकरण हम सबको पता है, निषाद राज का एपिसोड हम जानते हैं, माता शबरी का एपिसोड हम जानते हैं. जब जब देश में संकट आया है, जब जब देश को आवश्यकता पड़ी है, तो दलित समाज का व्यक्ति, वंचित समाज का व्यक्ति खड़ा हुआ है. मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, सनातन समय से लेकर के आज तक ऐसे 3 फंडामेंटल डॉक्यूमेंट हैं जिससे हमें मार्गदर्शन मिलता है. रामायण, वाल्मीकि रामायण. रामायण के रचयिता वाल्मीकि किस समाज से आते थे हम सबको पता है. महाभारत किसने लिखा, किसने एकत्रित किया, वेदव्यास किस समाज से आते थे हमको पता है. भारत का संविधान लिखने के लिए भी कोई व्यक्ति दलित समाज से ही आता है. ऐसे 3 फंडामेंटल डॉक्यूमेंट जो हमें आजीवन मार्गदर्शन करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे. रामायण की आवश्यकता हुई तो एक वाल्मीकि निकल के आए, महाभारत की आवश्यकता हुई तो एक वेदव्यास निकल के आए जो कि मछुआरा समाज के थे. और जब भारत को संविधान की आवश्यकता हुई तो बाबा साहेब के रूप में चेयरपर्सन और ड्राफ्टिंग कमेटी निकल के आए. जानना होगा, छत्तीसगढ़ में एक छोटी सी कम्युनिटी है, रामनामी समाज के नाम से हम सब जानते हैं. वंचित समाज में होने के वजह से उनको मंदिर में किसी कारण प्रवेश नहीं मिला. उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें मंदिर में प्रवेश नहीं दोगे. उन्होंने अपने पूरे शरीर पे राम राम का टैटू गुदवा लिया, पूरे शरीर पे शुरू से लेकर अंत तक, और कहा कि आप हमें अंदर नहीं आने दोगे, हमारा शरीर हमारा मंदिर है, आप राम से मुझे अलग नहीं कर सकते हैं. आप कौन होते हैं, अब आप तय करेंगे. अब हिम्मत है तो शरीर से निकाल दो, मन से निकाल दो, कल्पना से निकाल दो. इसीलिए ऐसे तमाम मैं आपको ऐसे इंसिडेंट्स और आइकॉन्स बता सकता हूं जिन्होंने दर्शाया है कि चाहे जो हमले हों, चाहे जो चुनौतियां हों, हमारे अंदर ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा अरेंजमेंट है जो कि इंक्लूसिव है, जो कि इंटीग्रेटिव है. आप समानता और समरसता हमसे छीन नहीं सकते हैं. आप थोड़े समय के लिए पॉलिटिकली एक नया नैरेटिव जरूर खड़ा कर सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर है, जो हमारी आस्था का विषय है, आप हमसे नहीं छीन सकते हैं. लगातार ऐसी रिजर्वेशन परिरक्षण समिति भी इस मुद्दे को उठाते आया है. कन्वर्जन को लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हैं कि क्या जो व्यक्ति कन्वर्ट होगा उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए क्या.
संविधान सभा का डिबेट, दोस्तों, जो युवा मित्र यहां बैठे हैं, जो छात्र बैठे हैं, जो शोधार्थी बैठे हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, कुछ पढ़िए ना पढ़िए, संविधान सभा का डिबेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट पढ़िए, फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल है। जो चर्चाएं हुई थी, जो विमर्श हुआ था, एक एक प्रावधान के पीछे, जब यह मुद्दा आया कि भाई धर्मांतरित किए हुए लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, यह बहस चल रही थी बाबा साहेब में और के मुंशी जी में, तो जो सार निकल के आया वो संविधान में लिखा गया है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड रिजर्वेशन इज मेंट फॉर क्लासेस, नॉट फॉर कास्ट। इफ एन इंडिविजुअल कन्वर्ट्स टू अदर रिलीजन, अगर कोई व्यक्ति अपना धर्मांतरण करता है तो वो क्लास से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, इसीलिए वो व्यक्ति आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है। इस बात का संवैधानिक आधार है। और तब का कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, उसमें बुद्धिज्म और सिखिज्म को इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये तो ऑफशूट ऑफ हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म का ही एक अंग है, हमारे विचार परिवार का ही एक भाग है। बाबा साहब ने भी जब यह निर्णय लिया था, बहुत पीड़ा में थे, बहुत दर्द में थे कि मैं अपना घर छोड़ के जाऊंगा अगर धर्मांतरण करूंगा। बहुत सारी ऐसी शक्तियां आई थी जिन्होंने उनसे आग्रह किया, बहुत सारे मौलवी मौलाना भी आए, ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए। बहुत सारे मिशनरी के लोग आए, ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन तमाम आत्ममंथन के बाद बाबा साहेब भी एक ऐसे आस्था को चुनते हैं जो भारत के सबसे करीब होता है। मैं बिहार से आता हूं, बिहार में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था, बिहार में जैन धर्म का जन्म हुआ था। हम जानते हैं बहुत सारे लोग आज उनके नाम के साथ आर्मी लगा देते हैं, भीम आर्मी। ये अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। बाबा साहेब जिन्होंने आजीवन पीस की बात की, शांति की बात की, व्यवस्था की बात की, उस व्यक्ति का नाम आर्मी के साथ जोड़ रहे हैं आप, उस व्यक्ति के साथ अन्याय कर रहे हैं। इनका चेहरा अब स्पष्ट हो गया है, ये हाशिए पे जा चुके हैं लगातार। जय भीम क्या है दोस्तों? मैं पासवान समाज से आता हूं, हमारा ऐतिहासिक काम था पिग रियरिंग का, सुअर पालन का, और बैटल ऑफ बक्सर में ऐसा बाबा साहेब ने लिखा है, अंग्रेजों ने पासवान समाज की सहायता ली जब उनको सिराजुद्दौला से लड़ाई लड़नी थी, कि भाई आप जो पासवान समाज हैं वो अपने पिग्स को लेकर के फ्रंट लाइन में खड़े हो जाएंगे, और वो लोग तो उसको नापाक मानते हैं। तो जैसे ही घमासान हुआ, सुअर से सामना हुआ, विघटन हो गया। इतिहास का जानकारी किसी को नहीं है। एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने शासन किया है, जो जय मीम बोलते हैं, उन्होंने शासन किया है सैकड़ों वर्षों तक, और एक ऐसा वर्ग है जो उत्पीड़न सहा है। तो दोनों में संगठन कहां संभव है? दोनों में गठबंधन संभव ही नहीं है। इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना में एग्जिस्ट करता है बस। सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर के काफी कंट्रोवर्सी हुई। ईस्ट पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल वहां गए कि भाई उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। 48 पन्नों का, 48 पेज का उनका लेटर ऑफ रेजिग्नेशन है। उन 48 पन्नों में उन्होंने इस बात का व्याख्यान किया है कि किस प्रकार समाज को वहां पे उत्पीड़न झेलना पड़ा। वहां के शासकों ने कहा, आप चले जाएंगे तो हमारा शौचालय कौन साफ करेगा? इसलिए जो भी लोग ये बात बोलते हैं, जो भी लोग ये नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास करते हैं, वो शुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से लाभ उठाना चाहते हैं। इसके कोई मायने नहीं है, इसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। शासक समाज और उत्पीड़क समाज में कोई शादी हो सकती है क्या? कोई गठबंधन हो सकता है क्या? कि मेरे तो कल्पना से परे है। बट साथ साथ हम लोगों को भी कुछ काम करना है। दो प्रमुख काम
मैं आपके समक्ष रखता हूं। एक तो संत रविदास जैसे संत, सीमांत समाज, वंचित समाज से आने वाले ऐसे बुद्धिजीवी, वो चाहे ज्योतिबा फूले हो, सावित्री फूले हो, गुर्रम जशुआ हो, झलकारी बाई हो, उधम सिंह हो, इन सब की जयंती और पुण्यतिथि छोटे बड़े स्तर पर मनाना शुरू करना चाहिए। उनको नमन नहीं करेंगे, उनको स्मरण नहीं करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करेंगे, ऊपर से भी आशीर्वाद मिलता है, द ब्लेसिंग्स। और दूसरा काम, महापुरुषों को सम्मान करना, पहला। दूसरा, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे, निर्णायक स्थानों पे, वो चाहे निजी संगठन हो, सरकारी संगठन हो, वहां वंचित समाज की भागीदारी, जवाबदारी कैसे बढ़े, इसकी चिंता करनी है। आज भी हमारे प्रोफेसर्स, हमारे वाइस चांसलर्स, हमारे लॉयर्स, हमारे जजेस, भारी कमी है। पिछले 7 दशकों में कुछ लोग तो आ गए, लेकिन अभी भी कुछ को आना बचा है। आज से 80 साल पहले लड़ाई कुछ और थी। लड़ाई साथ बैठने की थी, मीटिंग की। क्या हम साथ बैठे तो लोगों ने बैठना शुरू किया। फिर मीटिंग पे बात बन गई तो ईटिंग की लड़ाई हुई। क्या हम सहभोज कर सकते हैं? क्या बैठना हो गया, भोजन हो गया। आज की तारीख में जो संघर्ष है वो विटिंग की लड़ाई है, WIT, विट। अब दिमागी काम, डिसीजन मेकिंग काम, इसमें किसी एक समाज का वर्चस्व होना चाहिए क्या? सबके पास उतनी क्षमता है, सबके पास उतनी काबिलियत है। तो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे प्राइवेट, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में निर्णायक स्थानों पे दलितों की उचित भागीदारी हो, महापुरुषों का सम्मान। ये 2 ऐसे काम हैं जो छोटे बड़े स्तर पे हमको करना चाहिए, अपने मोहल्ले में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूलों में। जुटान 5 लोग ही आए, 10 लोग ही आए, लेकिन चर्चा शुरू होनी चाहिए। आप देखेंगे इसका प्रभाव गजब का होगा। जिस मिशन में हम आप सब लोग लगे हुए हैं, हमारे मिशन की क्लैरिटी है। हम सांस्कृतिक शक्ति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हमारी निष्ठा है इस संस्कृति में। हमारे यहां छठ पर्व होता है, सूर्य की उपासना होती है। एकमात्र ऐसा पर्व है पूरे दुनिया में सर जहां पे डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं, द सन विच इज सेटिंग, उसको भी वर्शिप करना है। मैक्सिमम दलित समाज के लोग करते हैं। कांवड़ यात्रा होती है, मैक्सिमम दलित समाज के लोग होते हैं। तीज होता है, जितिया होता है, तमाम ऐसे पर्व त्योहार हैं जो कि उदाहरण है कि सांस्कृतिक रूप से हम उतने ही हिंदू हैं जितना कोई दूसरा व्यक्ति क्लेम करता है। कोई ज्यादा हिंदू है इस बात को मानना ही नहीं है। हम कम हिंदू हैं क्या? आप अधिक हिंदू हैं क्या? इस संस्कृति को हमने अपने कंधों पे उठाया है, लड़ाई की है हम लोगों ने, और आज आप कहते हैं कि आप इसके भाग नहीं हैं। अगर कोई ऐसा कहे तो उसको सावधान करना चाहिए। वी हैव बीन द कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल सोल्जर्स who have had the burden on our shoulders. पिछले 6 वर्षों में एक नई शुरुआत हुई। मैंने महसूस किया है तमाम जो आज तक पेट्रनेज की बात थी, पेट्रनाइजिंग बात थी, अब पेट्रनेज से पार्टनरशिप की बात आई है। बहुत सारे ऐसे संगठन, बहुत सारे ऐसे संस्थान काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं, तमाम सूची है मेरे पास। मैनुअल स्कैवेंजिंग में आज भी ह्यूमन इंटरफेस हटा करके मैकेनिकल इंटरफेस कैसे लाना, इस शहर में अच्छे प्रयास हो रहे हैं। अपने समाज के लोगों को उद्यमशील कैसे बनाना, एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनाना, हैंड होल्ड कैसे करना, अच्छी स्कीम है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, वेंचर कैपिटल फंड स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम है, मुद्रा स्कीम है। इन स्कीमों की जानकारी अपने समाज के युवाओं तक पहुंचाना, ये डिग्निटी ऑफ लेबर की बात है। किसी भी प्रकार का काम, अपना वेंचर शुरू करो। आप गुजरात से आते हैं,
मकवाना दलित समाज के हैं, उनका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ का है। हमें क्षमता है, हमें काबिलियत है, सोच के देखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आत्ममंथन, अध्ययन और चिंतन, यह भी करना हम सबके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। दोस्तों, मेरा सौभाग्य था आप लोगों के बीच में आकर के अपने शब्दों को रख पाया, और मैं आभारी हूं एससी रिजर्वेशन परिरक्षण समिति की पूरी टीम का, श्री शैलम जी का, रामकृष्ण जी का, कि मुझे ये मौका दिया। और मेरा मन विशेष रूप से इस पुण्य भूमि पर आकर के, हर दलित शोधार्थी, दलित एक्टिविस्ट के लिए ये भूमि पुण्य भूमि है, वहां आकर के मेरा मन बहुत खुश हो गया है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నేషనలిస్ట్ హబ్. తెలుగు మీడియా చూపించని మరిన్ని వాస్తవ కథనాలు, వార్తలను మిస్ కాకుండా ఉండేందుకు మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ను పొందేందుకు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి. మీ అమూల్యమైన సలహాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలుపుతూ వీడియోను లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. జై హింద్.